हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। GS1, GS2, 3 एंड 4 से ये क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। और कहाँ पे हम पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद उनका नाइट में डिस्कशन होता है। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इनको फॉर द पर्पज़ ऑफ पीयर इवेल्युएशन आप उनको सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्या नाम है उसका? प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन GS2 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है पॉलिटी से और सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है IR से। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। और देखिए, इस दौरान अगर आपका कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पे? चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि और क्या क्या इम्प्रूव आप कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा अगला सेगमेंट होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 50 मार्कर है। ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर को लेके। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या पूछा गया है। द इफेक्टिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट डिसीजंस रिक्वायर्स फ्रीडम ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड डिसीजिव एंड ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा क्या गया है कि इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको एनालाइज करना है। अब देखिए, किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले उसकी जो डिमांड है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वही काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई अगर इफेक्टिव पॉलिसीज आपको फॉर्मुलेट करनी है, इफेक्टिव डिसीजंस आपको लेने हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फ्रीडम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स में काफ़ी इश्यूज सामने आते हैं। ठीक है, और उस पॉलिटिक्स में, कोलिशन पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास फ्रीडम काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है कि भाई अगर आपको अच्छे से पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है, डिसीजंस वगैरह लेने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो डिसीजिव एंड जो ऑथोरिटेटिव लीडरशिप है उसको प्रोवाइड कर सकें। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, करना क्या है। करना ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर के रोल को बता रहा है कि वो कितना क्रूशियल होता है। ठीक है, वो कितना क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि सारे के सारे जो पॉलिसी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो उसी को लेने होते हैं। और यहाँ पे आपको आर्टिकल्स वगैरह भी लिखने होंगे, हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसके भी हेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो पोजीशन है, जो इनका रोल है, वो काफ़ी अहम होता है। ठीक है, इसलिए फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट कोलिशन में क्या होता है, क्योंकि बाकी पार्टीज का भी सपोर्ट आपको चाहिए होता है। ठीक है, अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो अपना सपोर्ट खींच लेंगे, तो जो आपकी कुर्सी है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा इशू है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है,
समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए। तो देखिए डिफरेंट पार्ट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले आप बताइए इंट्रोडक्शन, और इसमें बता दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देन क्वेश्चन पूछा गया कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर, तो भाई ये होता क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल डायमेंशन आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एकदम स्पेसिफाई कर दिया है, तो भाई इंडिया में कब से सिस्टम चला आ रहा है तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। देन ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये इसका की डिमांड है इस क्वेश्चन की, ठीक है, कि किस तरह से कोलिशन पॉलिटिक्स जो है प्राइम मिनिस्टर की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करती है। अब देखिए यहां पे एनालिसिस लिखा हुआ है, ठीक है, एनालिसिस, तो आप केवल एक ही डायमेंशन को एनालाइज नहीं कर सकते, केवल सिक्के का एक ही पहलू आप नहीं देखेंगे, कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आए एग्जामिन, कमेंट, ठीक है, एनालिसिस, तो दोनों डायमेंशन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो भी आपको बताने होंगे, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको बताने होंगे, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए ये बाय मिस्टेक ये रह गया, ठीक है, कॉजेज नहीं पूछे गए, ठीक है, उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप अब आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते होंगे, ठीक है। और देखिए आंसर राइटिंग सेशंस का मेन पर्पस यही है कि आप क्वेश्चन को समझें, उसके स्ट्रक्चर को, डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि देखिए कंटेंट तो मैं आपका डेवलप नहीं करवा सकता हूं, उसके लिए तो आप ही को एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। इस सेशन का पर्पस ये है कि आपका स्ट्रक्चर अच्छा सा बन जाए, ठीक है, आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएं, कंक्लूड कर पाएं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर को लेके पूछा गया है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए देखिए आर्टिकल 74, इससे आप शुरुआत करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। मतलब जो रियल जो हेड है वो कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, जबकि जो प्रेसिडेंट है वो तो केवल सेरिमोनियल पोजीशन है, ठीक है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो पीएम के पास होती है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। अब देखिए इसको आपको लिखने की जरूरत इस तरह से नहीं है, बुलेट पॉइंट में आप क्या करना, आप लिखना प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो पोजीशन है वो बता दीजिए कि भाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव है। तो इससे क्या होगा, इनोवेशन हो जाएगा, ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा, और जो एग्जामिनर होगा उसका डायरेक्ट फोकस जाएगा आपके इस एरो डायग्राम पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है, तो भाई सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है वो उन्हीं को लेने होते हैं, क्योंकि वो हेड है, ठीक है। अब यही तो क्वेश्चन है कि अगर कोलिशन बनती है तो फिर ये जो फ्रीडम है प्राइम मिनिस्टर की, जो रोल है, ये किस तरह से अंडरमाइन होता है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। उसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, 272 प्लस नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, 543, क्योंकि दो तो एंग्लो इंडियन से नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। तो 272 प्लस ये आपके पास नंबर होना चाहिए। बट मान लो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास ये नंबर है, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तब क्या होगा, कुछ पार्टी जिनके पास अच्छे खासे नंबर है जो आपस में मिलके ये जो मैजिक फिगर है इसको क्रॉस कर लेंगी, तो उनका एक अलायंस बन जाता है, गठबंधन बन जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कोलिशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हम इंडिया की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो टिल 1967 कांग्रेस की मोनोपोली थी, एक छत्र राज था, तब कोलिशन इतना देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की पोजीशन काफ़ी गिरने लगी थी और हालत ये हो गई कि 1977 का जो इलेक्शन था उसमें इंडिया में पहली कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट। आपको पता होगा पीएम कौन थे,
मोरारजी देसाई आफ्टर इमरजेंसी। और उसके बाद एक ट्रेंड हमको देखने को मिलता है कि 77 के बाद 89 में, ठीक है, 96 में, 98 में, 2004 में, 2009 में हमको कोलिशन गवर्नमेंट्स देखने को मिलती। तो भाई ये आना चाहिए, ये जो हिस्टोरिकल डायमेंशन है ये आपके आंसर में आनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि कोलिशन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो कैसे रेस्ट्रिक्ट होती है, किस तरह से उसको अंडरमाइन किया जाता है। देखिए, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, अगर आपके पास नंबर्स नहीं, मान लो कि कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, कोई वाई है, कोई जेड है, ठीक है। एक्स के पास मान लीजिए कि 200 का फिगर है, ठीक है, एक्स के पास मान लो 40 का है एंड जेड के पास मान लो 35 का है, ठीक है। और ये तीनों मिलके इन्होंने गवर्नमेंट बना रखी है, ठीक है। और जो जिसके पास 200 का फिगर है उससे आपने पीएम बना दिया, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है। बट देखिए, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें वाई और जेड इन दोनों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने सपोर्ट खींच लिया तब तो किस बात के पीएम, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। तो यही समस्या आती है जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वाई एंड जेड इनके जो इंटरेस्ट होंगे ये काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं, आपको इनको फेवर करना होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं वही शामिल होती हैं वाई या फिर जेड में, ठीक है। तो रीजनल इंटरेस्ट काफ़ी प्रमोट होते हैं एज कंपेयर टू नेशनल इंटरेस्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए 2011, ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी और उस समय सीएम थी बंगाल की ममता बनर्जी और इनका सपोर्ट भी था। मनमोहन सिंह जी जाने वाले थे बांग्लादेश और वहाँ पे फुल प्लान था कि जो तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट है वो साइन होना है, लेकिन ममता बनर्जी जो सीएम थी वो नहीं गई उसमें, ठीक है, वो उसको अपोज करी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिसीजंस जो हैं वो सही से नहीं लिए जा सकते अगर कोलिशन गवर्नमेंट है। और किस तरह से, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है वो उन्हीं के सपोर्ट पे टिकी हुई है, ठीक है। आपको जब भी डिसीजन लेना होगा तो जो आपके कोलिशन पार्टनर्स है उनको आपको कंसल्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि तमिल वहां पे सामने आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए काफी डिफिकल्ट होता है कि जितने भी कोलिशन पार्टनर्स है उन सबको आप एक मुद्दे पे एग्री कर लो, क्योंकि भाई सबका सपोर्ट है, ठीक है, और सब चाहेंगे कि उनके जो इंटरेस्ट है उनको फेवर किया जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए बढ़े आगे। ओके, अब देखिए इस केस में क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, उनका मैनिफेस्टो होगा, आइडियोलॉजी होगी, बट आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो कोलिशन पार्टनर से आपको उनका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा, तो उनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो भी आपको उसको फॉलो करना होगा। और इस तरह से क्या होगा, जो रीजनल इंटरेस्ट होते हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं। एक ये बात हो गया। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर है तो कैबिनेट तो होंगी सही। अब कैबिनेट में किसको चुना जाए, ये डिसीजन किसका है? ये तो पीएम का ही है ना। लेकिन अगर कोलिशन पॉलिटिक्स है तब क्या होगा, जो कोलिशन पार्टनर्स है उनको भी आपको स्पेस देना होगा, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो देने होंगे। तो बेसिकली कौन कितना कॉम्पिटेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली आपको जो है उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करना होता है। और देखिए कैबिनेट से भी ऊपर एक सुपर कैबिनेट होती है जिसको बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, और उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वजह से जो पीएम है उसकी जो पोजीशन है वो अंडरमाइन होती है। और देखिए यही देखने में आया है कि भले 80s हो 90s हो, यही चीज़ हमको सामने देखने को मिलती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है। अब देखिए ये तो हो गई निगेटिव बातें, लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है? तो देखिए 91 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी
और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो उसी टाइम पे आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल निगेटिव ही चीज़ें हो सकती है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव बनाया जा सकता है, जो रीजनल इंटरेस्ट हैं आप उनको शामिल कर सकते हो, उनको अकोमोडेट कर सकते हो। देखिए रीजनल पार्टी जिनको पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि तब कांग्रेस की मोनोपोली थी, लेकिन अब क्या है, उनको स्थान मिलता है कहाँ पे, यूनियन लेवल पे, और इससे जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसको आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव फीचर्स हैं। तो भाई अब बात आती है कि करें क्या, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली आपको बैलेंस बनाना होगा, आपको बैलेंस बनाना होगा। देखिए अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके हाथ में सारी पावर है, जैसा कि अभी हो रहा है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, प्लूरल सोसाइटी है, तो उन सबके इंटरेस्ट को आपको अकोमोडेट करना होगा। तो बेसिकली आपको एक बैलेंस बनाना होगा, किसके बीच में, सिंगल पार्टी पूरी पावर उसके पास, ये चीज़ भी सही नहीं है। ठीक है, और जब बात आती है कोलिशन की, ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि भाई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पा रही है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। किस तरह से, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आप बात कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा ही होता है जब कोलिशन बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिस पे एग्रीमेंट होता है और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझ गए होंगे, और इसकी जो ब्रॉड डायमेंशन है इनको भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट वगैरह है ना तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप चैट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो बिलोंग करता है आईआर से, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चाइना एंड चाइना के बारे में काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आपके पास होंगे, वो सभी काम आएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक 15 मार्कर है। ठीक है, China's increasing political, economic and strategic involvement in India's neighborhood poses serious challenges for India's diplomatic objectives in the region. Analyze, तो इसको एनालाइज करना है। अब देखिए साफ साफ कहा गया है कि भाई जो इंडिया का नेबरहुड है, मतलब भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन पाकिस्तान, इन सब की बात आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो ये इंडिया के लिए खतरा है। जो इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एरिया में, इस रीजन में जो इंडिया के ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए खतरा है। और जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस डायमेंशन में बढ़ रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक। ठीक है, तो ये तीनों डायमेंशन आपको बतानी होगी कि भाई किस तरह से पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में एंड स्ट्रेटजिक फील्ड में चाइना का इन्वॉल्वमेंट इंडिया के नेबरहुड में बढ़ रहा है, ये आपको बताना होगा। तो 3 पार्ट तो यहीं पे हो गए। ठीक है, उसके बाद किस तरह से ये चैलेंज पोज करता है इंडिया के डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स को लेके, तो आपको ये भी बताना होगा कि इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एरिया में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद चाइना का जो रोल है जो बढ़ रहा है इन तीनों डायमेंशन में, ये आपको बताना होगा। उसके बाद आप बताइए कि किस तरह से इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, और कंक्लूजन में आप एक सोल्यूशन भी दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड वगैरह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। इंट्रोड्यूस कीजिए इकोनॉमिक फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड एंड स्ट्रेटजिक फील्ड में, बताइए कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो भाई सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और नेबरहुड, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है आपको पता है, आप जानते होंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, तो उसमें नेबरहुड का बहुत ही क्रूशियल रोल है। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल रोल है। और क्योंकि अब चाइना का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से
इस रीजन में इंडिया के लिए एक खतरा है, क्योंकि देखिए अगर ये जो रीजन है यहाँ पे चाइना की डोमिनेंस हो जाएगी तो इंडिया के जो इंटरेस्ट होंगे उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होगी ये, ठीक है। और वही आपको बताना है कि किस तरह से एक तरह का थ्रेट जो है सामने देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप बता दो कि इकोनॉमिक फील्ड में किस तरह से चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पे आप डेप्ट ट्रैप की बात कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से चाइना जो है हमारे नेबरहुड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। आप यहाँ पे सी पैक की बात कर सकते हो, ठीक है, कितना पैसा खर्च कर रहा है। आप पोर्ट्स की बात कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, उनको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, इस पूरे एरिया में जो टॉप एक्सपोर्टर है वो कौन है, वो चाइना है। और देखिए अगर ट्रेडिंग अच्छी है, अगर कंट्री आप पे डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के लिए, इट मीन्स आपकी डोमिनेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाइना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपके सामने कि बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 150 बिलियन इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है या फिर कमिट किया गया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। समझ में आ गया, बड़े आगे। इसके अलावा हेम्बनटोटा पोर्ट हो गया, ठीक है, इनकी भी आप बात कर सकते हो। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश जो कि इंडिया का एकदम ऑल वेदर फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश कौन है, चाइना है, ठीक है। तो इन सब की बात आपको यहाँ पे करनी होगी। नेपाल की बात कीजिए, आफ्टर 2014 बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेपाल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन है, चाइना, ठीक है। तो जो हमारा नेबरहुड है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किस पे, चाइना पे। तो भाई अगर चाइना का डोमिनेशन बढ़ेगा तो ये खतरे की घंटी होगी किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। और वही बात इस क्वेश्चन में पूछी भी गई है। बढ़े आगे, पॉलिटिकल। देखिए जो हमारा नेबरहुड है वहां पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो प्रो चाइना है, तो चाइना क्या कर रहा है, उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। भले ही वो मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन हो, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा हो, नेपाल में केपी ओली हो, तो इनके साथ चाइना अपने रिलेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जहाँ तक म्यांमार की बात है, चाइना ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है म्यांमार को, जो रोहिंग्या वाला इशू हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में भी चाइना जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देखिए नेपाल में जो 2015 में जो ब्लॉकेड हुआ था, ठीक है, उसके बाद देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। और देखिए इसमें सारे करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और वो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, तो उन सबको आपको यहाँ पे फिट करना होगा। देन स्ट्रेटेजिक, भाई OBOR की बात करो, ठीक है, आप सीपैक की बात कर सकते हो, ठीक है, आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात कर सकते हो, हेम्बनटोटा पोर्ट्स की बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि किस तरह से स्ट्रेटजिक डायमेंशन में भी जो चाइना है उसका रोल काफ़ी बढ़ रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वो आप मेंशन कर सकते हो, ग्वादर पोर्ट हो गया, ठीक है, इधर से हेम्बनटोटा हो गया, इन सब की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई इंडिया के डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एरिया में और किस तरह से उन पे थ्रेट है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एंड पाकिस्तान फैक्टर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, देखिए ये जो चाइना कर रहा है कि फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, ठीक है, डिप्लोमेटिकली हेल्प कर रहा है, पॉलिटिकली हेल्प कर रहा है, मिलिट्रीली हेल्प कर रहा है, तो बेसिकली वो इंडिया का अल्टरनेट बनना चाहता है इस एरिया में, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट जो है सामने बन के आ सकता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना। देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखिए चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है तो इंडिया की एस्पिरेशन के लिए खतरा है। भाई इंडिया क्या एक्सपेंड करता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है इसमें इंडिया उसका इंटीग्रल पार्ट बने, लेकिन अगर चाइना एक्सपेंड करेगा तो फिर इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। देन पाकिस्तान फैक्टर, देखिए चाइना पाकिस्तान के तरफ क्यों ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो इंडिया को काउंटर करना चाहता है, ठीक है, इंडिया को काउंटर करना चाहता है। और अगर चाइना पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ेगी तो इंडिया के लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए
काफ़ी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हैं। अभी देखिए, भले लद्दाख वाला एरिया हो तो चाइनीज़ प्रेजेंस वहाँ पे देखी गई थी। तो ये सब इश्यूज हैं जो इंडिया के लिए एक तरह का चैलेंज जो है पोज करता है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो भाई यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन वगैरह देना होगा। आप बात कर सकते हैं कि भाई इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे आसान सोल्यूशन तो यही है कि भाई जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया को चाइना के इस नैरेटिव को काउंटर करना होगा। किस तरह से? भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, जो आपके नेबरहुड हैं, ठीक है, उनकी आपको हेल्प वगैरह करनी होगी। ठीक है, जो चाइना की प्रेजेंस है उसको आपको मॉनिटर करना होगा। तो वही सब बातें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देखिए, मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़े टेक्निकल वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, वो सब आपके सामने है। पर्पस क्या है कि आप समझ जाएं, सही से पिक्चर क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह के पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम एक लर्नर की आंसर शीट देख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पिक्चर्स आप अपलोड करते हैं थोड़ी क्लियर रखा करिए, ताकि मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों को दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा फॉलो करना। देखिए, शुरुआत की है कोलिशन गवर्नमेंट, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन था पीएम के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर, और उसका क्या लिंक है कोलिशन गवर्नमेंट को लेके। तो ज्यादा अच्छा होता कि आप पीएम की पोजीशन, उसकी इंपॉर्टेंस यहां पे बताते। ठीक है, क्योंकि कोलिशन फोकस नहीं है, फोकस क्या है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो चीज आती तो ज्यादा अच्छा होता। और देखो, थोड़ी सी ग्रामर आपको अच्छी करनी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी यहां पे दिख रहे हैं। टू प्रूव मेजोरिटी, देखो ये प्रूव ऐसा होता है क्या, थोड़ी हैंड राइटिंग भी आपको सुधारनी होगी। एग्जाम्पल आपने दिया है एनडीए, जो अभी भाई इनके पास तो मेजोरिटी है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल आपका सही नहीं है ना, बीजेपी के पास मेजोरिटी है ही सही। अब देखिए, इसके बाद आपने क्या लिखा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड डिसीजिव एंड ऑथोरिटेटिव लीडरशिप इज बिकॉज। ठीक है, तो भाई देखो, कुछ पार्ट्स तो आपने मिस कर दिए ना। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डायमेंशन बतानी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, उसकी इंपॉर्टेंस, आर्टिकल, वो सब आने चाहिए थे जो नहीं आए। देखिए, पॉलिटी में आर्टिकल्स आने चाहिए अगर स्कोप है तो। ठीक है, स्कोप आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज आपने मिस कर दी। देन सर्टेन कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भाई कौन से कंस्ट्रेंट, ये तो बताओ। सर्टेन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको बताने होंगे कि भाई कौन से कंस्ट्रेंट है। He cannot take decision as need to consult the party member। देखो, पार्टी मेंबर नहीं पूछा गया है, पार्टी मेंबर्स नहीं पूछा गया है, तो ये मत लिखो। अलायंस पार्टनर से कंसल्ट करना होगा और कंसेंसस बिठाना काफ़ी मुश्किल होगा, और अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती है। तो ये पॉइंट आपका सही है। रीजनल पार्टीज की आपने बात की है, ये वाला पॉइंट भी सही है। ठीक है, दे डू नॉट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना चाहिए ना आपको, क्योंकि फोकस ये नहीं है। फोकस क्या है? फोकस ये है कि डिसीजन मेकिंग को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो इसको मत लिखो। देन दे कैन ब्लेम पीएम, तो भाई ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दो, आप श्रीलंका वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, आप ममता बनर्जी वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, तो वो सब एग्जाम्पल आपको देने होंगे। देन कोलिशन गवर्नमेंट में प्रोन टू इनस्टेबिलिटी। भाई देखो, ग्रामर सही रखो, प्रॉपर सेंटेंस बनाओ। ठीक है, वो एक चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है, और इस पॉइंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट पे नहीं पूछा गया है, कोलिशन गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या लिंक है, इस पे पूछा गया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आप लिखना चाह रहे हो या पहले ही लिख चुके हो, ठीक है, कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फिर से क्यों लिख रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने कंक्लूड कर दिया, तो देखिए काफ़ी कुछ डायमेंशन जो आपने मिस कर दी। पॉजिटिव साइड आपने नहीं बताई। वर्ड लिमिट काफ़ी छोटा आपने आंसर लिखा है, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्ड लिमिट को बढ़ाइए, स्ट्रक्चर अच्छा करिए, सारे पार्ट्स को, जो क्वेश्चन का फ्लो है उसके हिसाब से आपके पार्ट्स आने चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसको आप फॉलो कर लो। और देखो क्या कंक्लूजन आपने लिखा है, द फ्रीडम ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड डिसीजिव एंड ऑथोरिटेटिव लीडरशिप शुड अकोमोडेट द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ हिज हर पार्टी। भाई फिर से पार्टी क्यों ला रहे हो यार, बात हो रही है कोलिशन की, अलायंसेस, पार्टीज एंड द पीपल ऑफ कंट्री। भाई देखो, ये कंक्लूजन आपका सही नहीं है। ठीक है, और अच्छा हो सकता था, एक बैलेंस बनाने की आप बात कर सकते थे। ठीक है, और जब भी कोलिशन का क्वेश्चन आए तो आप मिनिमम
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हमेशा करना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है कोलिशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये आपके आंसर में आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कंटेंट को एनरिच करो, काफ़ी पार्ट्स आपने मिस कर दिए, उनको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करो, मतलब और एनालिसिस आपको करना होगा, ठीक है। डीमोटिवेट मत होना, ये आपकी मिस्टेक्स हैं, इनको इम्प्रूव करो, और यही तरीका होता है यूपीएससी में आगे बढ़ने का, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भाई पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है, इसको इम्प्रूव करिए। देखिए अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो भाई अगर आपने काफ़ी अच्छा भी लिखा होगा तब भी एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, वो आपको फिर क्या करेगा, जनरल मार्क्स दे देगा, ठीक है, या उससे भी कम दे देगा। तो हैंडराइटिंग पे फोकस करो, ग्रामर पे फोकस करो, ठीक है। और इतना स्पेस जो आपने छोड़ा हुआ है ना, इतना स्पेस मत छोड़िए। देखिए कितना स्पेस आपने छोड़ा हुआ है भाई, वैसे ही काफ़ी कम स्पेस मिलता है, और इतना स्पेस छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो रिलेवेंट पॉइंट होंगे वो आपके मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, ग्रामर सही रखो, प्रॉपर सेंटेंस वगैरह बनाओ। अब देखिए चाइना को, मुझे ऐसा लग रहा है आपने लिखा है चाइनू, ठीक है, चीनू। चाइनाज ग्रोविंग इन्वेस्टमेंट इन एशिया बियॉन्ड विद मिक्स ऑफ, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। तो भाई अच्छे से सेंटेंस बनाइए। मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे बेल्ट की बात की है तो मतलब आप बीआरआई की बात कर रहे हो, ठीक है। तो भाई देखो ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था, आप नेबरहुड की बात कर सकते थे, वहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि ये डायमेंशन तो पूछी हुई है, ये तो आपको आगे लिखना ही है, ये जो पॉइंट आपने लिखा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा और अच्छा हो सकता था कि भाई इंडिया के नेबरहुड में क्या थ्रेट्स वगैरह उनकी आप बात कर सकते थे, किस तरह से वो एरिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस तरह से चाइना वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती थी। देन चाइनाज इन्वॉल्वमेंट, देखो स्पेलिंग गलत है, इन्वॉल्वमेंट की स्पेलिंग गलत है, इन इंडियाज नेबर ये भी गलत है, ठीक है। तो काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ऐसा मत करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे 3 डायमेंशन पूछी गई है, इकोनॉमिक फील्ड है, पॉलिटिकल है एंड स्ट्रेटजिक है, तो वो हेडिंग यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। आपने पॉइंट सही लिखे हैं लेकिन हेडिंग लिखो भाई, ये मेन हेडिंग हो गया, देन सब हेडिंग हो गया, और इसमें आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, जिसको आप फॉलो करो, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। बाकी पॉइंट आपके ये सही है, ये पॉइंट तो खैर मैंने भी लिखा है 150 बिलियन वाला, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, ये बात सही है। देन आफ्टर लॉन्ग टाइम, अब देखो ये स्पेलिंग भी गलत है, चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट टू नेपाल, भाई ये बात सही है लेकिन सेंटेंस प्रॉपर बनाओ ना, सेंटेंस प्रॉपर बनाओ और हेडिंग में लिखो, ठीक है। इकोनॉमिक में अलग पॉइंट आएंगे, पॉलिटिकल में अलग पॉइंट आएंगे एंड स्ट्रेटजिक में अलग आएंगे। देन चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान, भाई ये पॉइंट भी सही पॉइंट है लेकिन प्रॉपर सब हेडिंग में आना चाहिए। देन श्रीलंकन, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये श्रीलंका लिखा हुआ है, हैंड ओवर इट्स पोर्ट फॉर 99। देखो यार ये आपको इसको एड्रेस करना होगा कि ग्रामर पे ध्यान दो और जो आपके सेंटेंस है ना उन पे ध्यान दो। सेंटेंस सही नहीं बन रहे हैं, नॉलेज है आपके पास, ठीक है, मैं पॉइंट लेके समझ पा रहा हूँ कि आपको पॉइंट्स पता है लेकिन उसको सही से प्रेजेंट करना आपको नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। देन इंडियाज़ कंसर्न, ठीक है भाई, इंडिया के ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे ना पहले आपको कि क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, और क्या कंसर्न है, फिर आप बताइए। आप बता रहे हो सिक्योरिटी, ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। इंक्रीजिंग नेक्सस बिटवीन तिब्बत नेपाल सी पैक, भाई पॉइंट है लेकिन इनको एक्सप्लेन करो ना, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इनके नाम आने चाहिए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन लीडरशिप रोल, चाइनीज प्रेजेंस इन साउथ एशिया एज, देखो यार इस समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको सही से लिखना होगा ना, इस चीज़ पे ध्यान दो। देन इकोनॉमिक, आपने यहाँ पे लिखा है कि मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, तो देखो ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, ये पॉइंट आप सबसे एंड में लिख रहे हो तो इसका कोई मतलब यहाँ पे तो नहीं है ना, ये पॉइंट आपका पहले आना चाहिए था जहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। देन कंक्लूजन आपने लिखा है कि इंडिया शुड हैव इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज, देखो स्पेलिंग गलत है ना सारी, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वेयर चाइना, अब देखो ये समझ में नहीं आ रहा। तो भाई देखो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है कि हैंडराइटिंग पे फोकस करो, ठीक है, सेंटेंस अच्छे बनाइए, ग्रामर पे फोकस करो, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि
कंटेंट आपके पास है। अच्छे से लिखिए, स्ट्रक्चर अच्छा बनाइए, ठीक है, एंड प्रॉपर हेडिंग वगैरह दीजिए, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए डीमोटिवेट नहीं होना है। देखिए शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, तो वही इंप्रूवमेंट आपको भी करना है। कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको अब हम कंक्लूड करते हैं एंड इसको लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।